मुंबई का एक ऐसा डॉन जिससे दाऊद और गबली दोनों ही डरते थे। नाम था अमर नायक, जिसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में रावण भी कहा जाता था। शुरुआत में तो वो साधारण सा सब्जी बेचने वाला था, लेकिन जब पोटिया गैंग ने हफ्ता वसूली शुरू कर दिया दादर सब्जी मंडी में, तो अमर नायक उसके सामने आ खड़ा हुआ और पोटिया गैंग को उसने दादर सब्जी मंडी से उखाड़ फेंका और खुद वहां का दादा बन गया। और फिर ऐसा गैंगस्टर बनकर उभरा कि अमर नायक से बदला लेने के लिए गबली ने अमर नायक के भाई अश्विन के ससुर को ही मरवा दिया, जो उनके हवाले के बिजनेस को देखते थे। ये सब कुछ आप देख पाएंगे एकदम डिटेल में कहानी के पहले हिस्से में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए कहानी उसके आगे कि ससुर के मौत के बाद अश्विन क्या करता है। अश्विन के ससुर हरिलाल जेठवा के हत्या के बाद अमर नायक तो फिलहाल कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अश्विन ने तान्या कोली को मारने का फैसला कर लिया था। वही शूटर तान्या कोली जिसने गबली के कहने पर अश्विन के ससुर जेठवा को मौत के घाट उतार दिया था। तान्या कोली पुलिस के गिरफ्त में था, उसे अमरावती के जेल में रखा गया था। 17 सितंबर को मुंबई पुलिस विदर्भ एक्सप्रेस से तान्या कोली को अमरावती से लाने की तैयारी कर रही थी। उसकी पेशी की अगली तारीख भी दी जा चुकी थी। पुलिस ने तान्या कोली को विदर्भ एक्सप्रेस के लगेज डिब्बे में बिठाया और उसकी हथकड़ी को जो है वो खिड़की के साथ बांध दिया। इधर अश्विन ने अपने शूटर तैनात कर दिए थे पहले से ही, और कल्याण स्टेशन पर तान्या कोली का गेम बजाना तय हो गया। विदर्भ एक्सप्रेस कल्याण स्टेशन पर रात के 9 बजे पहुंची थी। ये काफी भीड़ भाड़ वाला स्टेशन था। अश्विन ने सोचा कि यहाँ पर तान्या कोली को टपका कर शूटर्स के लिए भागना आसान होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तान्या कोली को गोलियों से छलनी करने के बाद जब ये लोग भाग रहे थे, तब पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया तान्या कोली की हत्या के आरोप में। पहले नीलेश असगांवकर और उसके साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर पुलिस ने अश्विन को भी गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया गया। इधर अरुण गबली ने गुस्से में आकर नाइक गैंग को खत्म करने का ठेका अपने भरोसेमंद साथी सदा मामा यानी सदा पावले को दिया। उस समय मुंबई की ग्रांट रोड पर मौजूद शीतल स्टोर का मालिक बाबू भाई शाह को अमर नायक के फाइनेंसर में से एक माना जाता था। अरुण गबली ने सदा पावले के जरिए उसको संदेश भिजवाया कि वो दगरी चाल आकर उससे मिले, यानी कि अरुण गबली से मिले। लेकिन मालिक बाबू शाह भाई अरुण गबली से मिलने ही नहीं गए। शाह के मना करने के बाद 6 मार्च 1994 को सदा पावले ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाह को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि शीतल स्टोर के मालिक को। इसके बाद अमर नायक गैंग की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो खराब होने लगी। सिर्फ यही नहीं, दुकान का जो मालिक था बाबू भाई शाह, उसका बेटा वीरेंद्र शाह अब दगरी चाल चला गया, यानी अरुण गबली के पास, और वो उसके इशारे पर ही काम करने लगा। अब अमर नायक का खौफ व्यापारियों में कम होने लगा। तब अमर नायक ने भी अरुण गबली के फाइनेंशियल सोर्सेज पर अटैक करने का प्लान तैयार किया। भाईखला की सबसे बड़ी कपड़ा मिल खटाऊ कपड़ा मिल थी, जिसका मालिक था सुमित खटाऊ। खटाऊ मिल में 5700 मजदूर काम करते थे, लेकिन वो सभी हड़ताल पर चले गए थे। इसकी वजह से सुमित खटाऊ को हर साल 66 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। मिल के मालिक ने सोचा कि अगर इस मिल की जमीन को बेच देगा तो उस पैसे से किसी दूसरी जगह नई मिल चालू कर लेगा। मिल का टोटल एरिया लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर का था, जिसकी उस समय कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये थी उस समय में ही। खटाऊ को मिल बेचने की परमिशन अदालत से तो मिल गई, लेकिन मिल के ज़मीन को बेचने के लिए उसे मजदूर यूनियन की भी परमिशन चाहिए थी। इस मामले को सुलझाने के लिए सुमित खटाऊ ने अरुण गबली को भी इन्वॉल्व किया इस मैटर में, और ज़मीन को बेचकर मिलने वाली कीमत का 10% गबली को देने का ऑफर दिया। यानी कि अगर 500 करोड़ में ज़मीन बिकती तो 50 करोड़ अरुण गबली को मिलता। उस समय राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ यानी RMMS के अध्यक्ष पद पर हरिभाऊ नायक मौजूद थे। उनके पास जब मिल की ज़मीन बेचने का प्रपोजल आया तो उसमें उन्होंने देखा कि इसमें मजदूरों के पुनर्वासन का कोई ठोस योजना ही नहीं है।
अब इस बात से असंतुष्ट होकर उन्होंने इस प्रपोजल को खारिज कर दिया। बिना मजदूर संघ के अध्यक्ष की परमिशन के जमीन को बचाया नहीं जा सकता था। इसके बाद अरुण गवली ने हरिभाऊ नायक को उस पद से ही हटाकर किसी और व्यक्ति को बैठाने का प्लान बनाने लगा, किसी अपने आदमी को। इस बात की जानकारी जब अमर नायक को लगी तो वो समझ गया कि अगर अरुण गवली ने यह काम कर दिया तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा कि वो उस समय का सबसे अमीर डॉन बन जाएगा। अमर नायक ये होने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपने लोगों को कहा कि तुम सुमित खटाव को ही मार दो। अमर नायक के लोग अब सुमित खटाव की रेकी करने लगे। हर गैंग में दूसरी गैंग के खबरी मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अरुण गवली गैंग में अमर नायक के आदमी मौजूद थे और अमर नायक के गैंग में अरुण गवली के आदमी मौजूद थे। अरुण गवली उस समय पुणे के यरवदा जेल में कैद था। जैसे ही उसे ये खबर लगी अमर नायक सुमित खटाव को मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसने सदा मामा को याद किया और उससे कहा कि अमर नायक गैंग का पक्का इलाज करने की जरूरत है। इस समय मुंबई में अमर नायक गैंग का सबसे मजबूत आदमी अमर नायक का छोटा भाई अश्विन नायक था, जो मुंबई में रहकर उसके लिए काम करता था। लेकिन तान्या कोली के कत्ल के बाद से उसको भी कल्याण के जेल में रखा गया था। सदा मामा ने डिसाइड किया कि अश्विन नायक का गेम बजा दिया जाए तो अमर नायक गैंग का सफाया करना आसान हो जाएगा। अश्विन नायक ने जिस तान्या कोली को मारा था वो सदा पाबले का खास आदमी था, इसलिए सदा मामा के भीतर भी एक बदले की भावना तो भरी ही हुई थी। 18 अप्रैल साल 1994 को अश्विन नायक को कोर्ट में पेश किया जाना था। सदा मामा ने अरुण गवली के 2 लोगों को वकील के वेश में कोर्ट परिसर में पहुंचा दिया। ये 2 लोग थे रविंद्र सावंत और नागेश मोहिते, जो कल्याण कोर्ट में अश्विन नायक को टपकाने के मौके का इंतजार कर रहे थे। अदालत में सुनवाई खत्म हो चुकी थी। पुलिस पार्टी अश्विन नायक को लेकर चलने की तैयारी कर रही थी। उसी समय रविंद्र सावंत ने अश्विन नायक पर गोलियां बरसानी शुरू की और पहली गोली अश्विन नायक के गर्दन में जाकर लगी और वो वहीं नीचे गिर गया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और रविंद्र सावंत को भी गोली लगी, वो भी गिर पड़ा। नागेश मोहिते वहां से भाग गया और सदा मामा के पास पहुंच गया। वो अश्विन नायक की जान तो बच गई, लेकिन गले में गोली लगने की वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। इस घटना की खबर अमर नायक को लगी तो वो गुस्से में उबलने लगा और सुमित खटाव को मारने का आदेश जारी कर दिया। 7 मई 1994 को सुमित खटाव अपने सफेद रंग की मर्सिडीज में बैठकर जा रहा था। उसकी गाड़ी रेस कोर्स के पास महालक्ष्मी के निकट रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी। उसी समय 2 बाइक सवार आए और उन्होंने सबसे पहले हथौड़े से कार की विंडशील्ड को तोड़ा और फिर बंदूक की नाल कार के अंदर करके लगातार फायरिंग की और सुमित खटाव की मौत हो गई। ये घटना मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ साथ शासन प्रशासन को भी हिला देने वाली घटना थी। अमर नायक ने मुंबई में अब तक के एक सबसे बड़े आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद अब पुलिस प्रशासन को भी किसी कीमत पर अमर नायक को पकड़ना था और उसकी गैंग को खत्म करना था। इस बात की जिम्मेदारी उस समय के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालास्कर को दी गई। पुलिस ने अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया और पुलिस को खबर मिली कि 9 अगस्त 1996 को अमर नायक एक मीटिंग के लिए आने वाला है। पुलिस अमर नायक के आने का इंतजार करने लगी। वैसे पुलिस के सामने एक चैलेंज ये भी था कि अमर नायक का कोई भी स्केच या फोटो उनके पास था ही नहीं। यहाँ तक कि कोई भी अमर नायक को पहचानता भी नहीं था। पुलिस टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए अपने टारगेट का वेट कर रही थी। लगभग 12 बजे के बाद एक फिएट कार उस इलाके में एंटर हुई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पुलिस वालों ने पेशेंस रखते हुए कार के रुकने का इंतजार किया। जब कार रुकी तो उसमें से एक आदमी उतरा। उसे देखकर यह कंफर्म करना जरूरी था कि अमर नायक वो है या नहीं। इसलिए एक पुलिस ऑफिसर ने बड़े ही चालाकी से ये आवाज़ लगाई कि अरे अमर, तू यहाँ कैसे आया। अमर को अंदाजा भी नहीं था कि इस जगह पर पुलिस होगी। वो उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आगे चलकर अमर नायक को ये एहसास हो गया कि यहाँ कोई ना कोई पुलिस वाला तो जरूर है।
उसने जो सामने जो पुलिस वाले ने आवाज़ दी थी उस पर फायरिंग की और वहाँ से भागने लगा। अब विजय सालास्कर की गाड़ी अमर नायक का पीछा कर रही थी और अमर विजय सालास्कर पर लगातार फायरिंग कर रहा था। पुलिस टीम अमर नायक को सरेंडर करने का कॉल दे रही थी, लेकिन जब अमर नायक ने फायरिंग जारी रखी तो दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी। इस बीच पुलिस टीम ने अमर के पैर पर फायरिंग की, लेकिन गोली पीठ पर लगी और अमर गिर गया। पुलिस टीम उसके पास आने लगी तो वो एक बार फिर से उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आगे फिर से पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई और अमर नायक इस इनकाउंटर में मारा गया। और कुछ इस तरह से मुंबई के अंडरवर्ल्ड से उस गैंगस्टर का अध्याय खत्म हुआ जिसे अमर नायक उर्फ रावण कहते थे सभी। तो ये थी पूरी कहानी अमर नायक की। मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक और गैंगस्टर की आपने कहानी देखी, वो भी 2 भाग में। इस दोनों ही भाग को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको कहानी कैसी लगी और आप आगे किस तरह की और भी कहानी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसी तरह की क्राइम की कहानी आप रोज़ देखते रहें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।